तो चर्चा तो काफी दिनों से चल रही है कि उत्तर प्रदेश में नई वैकेंसीज आने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आएगी और साथ ही साथ जो टीजीटी और पीजीटी होती हैं इनकी भी वैकेंसी आएंगी। इनके एडवर्टीजमेंट आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और इस क्रम में आयोग ने एक अपना सक्रियता वाला प्रमाण दे दिया है। इससे ये पता चलता है कि आयोग सक्रिय है आपके नए विज्ञापन को लेकर के। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया सिलेबस आया है वो भी इकोनॉमिक्स का। तो इस सिलेबस में इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, कौन कौन से वो यूनिट हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बस यही सब बातें आपके साथ यहाँ पे करने वाला हूं। सिलेबस को आप खुद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के सिलेबस वाले सेक्शन में जाके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको जरूरत महसूस हुई तो। अदरवाइज ये टेलीग्राम ग्रुप में भी घूमता टहलता आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई इस सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना होगा जो आपका नया विज्ञापन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। एक बात ये भी समझिएगा कि अभी कुछ ये नहीं क्लियर हुआ है कि नए विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग आएगी कि नहीं आएगी, क्या स्थिति रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो चीजें भविष्य की बात है। अभी वर्तमान में सिर्फ इतना है कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना रहेगा ये बता दिया गया है। तो अगर आपका आने वाले टाइम में कोई और एग्जाम ना हो, सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो नेट है, तो बस इसी वैकेंसी के लिए आप अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं भाई कि सिलेबस में ऐसा क्या है जो आपको देखना है, समझना है, ठीक है ना। तो आपका ये रहा सिलेबस, है ना। उम्मीद है कि आप इसको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब इस सिलेबस को देखेंगे अगर, तो सिलेबस कई यूनिट में डिवाइड है और ये होना भी चाहिए भाई, है ना। तो पहली यूनिट जो है आपकी वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वेट क्यों नहीं काम कर रहे हो भाई तुम, चलो हाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, देन ग्रोथ इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे पब्लिक फाइनेंस के बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने दो पार्ट में दिया हुआ है, तो इकोनॉमी फर्स्ट पार्ट हो गया और इकोनॉमी सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो है आपका सांख्यिकी से रिलेटेड। थोड़ा बहुत कुछ चीजें इसमें इकोनोमेट्रिक्स के आप कह सकते हो, बाकी ज्यादातर सांख्यिकी का ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कितने यूनिट में आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है। अब एक एक यूनिट को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है। जैसे कि पहले यूनिट को ले लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अब इसमें शुरुआत ही डिमांड एनालिसिस से होती है। जब भी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पे डिमांड एनालिसिस से शुरुआत होती है। तो ठीक वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में आप मार्शल का अप्रोच पढ़ेंगे, हिक्स का पढ़ेंगे और फिर इसमें आगे आप रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच। कहने का मतलब, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, लैंकेस्टर थ्योरी ये जो है पीजीटी वगैरह में आप नहीं पढ़ते हो, तो इसको आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा नया, ठीक है ना। आगे फिर आपका प्रोडक्शन हो गया, है ना, प्रोडक्शन एंड कास्ट कर्व। आगे बढ़ेंगे तो प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आप ये कह सकते हो कि ये जो है मार्केट का हो गया, है ना। अब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो कुछ बचा नहीं, लगभग मार्केट में जितनी चीजें हैं वो सब कुछ इन्होंने रखा हुआ है। जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे ना, सामान्य संतुलन, आंशिक संतुलन, कल्याणवादी अर्थ। अब इन्होंने एक लाइन में तो लिख दिया वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आप परेटो को पढ़ेंगे, ठीक है, कल्डार हिक्स को पढ़ेंगे, बर्गसन सैमुअल्सन को पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र लिख दिया तो इतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे एक थ्योरी आपने पढ़ा होगा ना, बामल का बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल, जो फर्म का उद्देश्य होता है ना, फर्मों के उद्देश्य के जो मॉडल होते हैं, तो उसमें बॉमेल का मॉडल आपको पढ़ना है, मैरिस का पढ़ना है, विलियमसन का पढ़ना है और लिमिट प्राइस थ्योरी पढ़नी है। ये सभी टॉपिक देखने के बाद मैं आपको बस एक लाइन में ये बोलूंगा कि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए। सभी टॉपिक आपको यूजीसी के आधार पे तैयार करने होंगे, है ना। पूरा सिलेबस यूजीसी में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना।
इन्होंने लिख दिया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब ना इसमें आपको पूरा प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से पढ़ना होगा, चाहे वो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन हो, मतलब सब कुछ पढ़ना है। तो एक हिंट है इस सिलेबस से कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसी को फॉलो करने हैं, उसी के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पहुंचते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही होती है भाई जो क्लासिकल अप्रोच है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के लेकर के, तो वो पढ़ेंगे। फिर किन्स महोदय ने जो आलोचना किया उसको पढ़ेंगे। फिर किन्स के बाद जो अप्रोच आए जैसे पोस्ट किन्सियन अप्रोच, उसको पढ़ेंगे। कंजम्पशन हाइपोथेसिस, जितने भी उपभोग परिकल्पनाएं हैं, 4 उपभोग परिकल्पनाएं हैं, है ना, निरपेक्ष, सापेक्ष, अस्थायी और जीवन चक्र परिकल्पना, वो चारों आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिलिप्स कर्व एनालिसिस इन्होंने लिख दिया है, तो आप मान लो कि इसमें शॉर्ट रन भी आप पढ़ेंगे, लॉन्ग रन भी पढ़ेंगे। व्यापार चक्र को पढ़ना है, इसमें आपको सैमुअल्सन, हिक्स, काल्डार, हॉट्रे, इस तरीके के मॉडल पढ़ने हैं। उसके बाद फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है और आईएसएलएम मॉडल पढ़ना है। यहाँ पे भी मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि यहाँ पे भी आप यूजीसी नेट को फॉलो करेंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग करनी है, उस सिलेबस के हिसाब से करनी है। ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, लेकिन कहां से कैसे पढ़ना है, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ हिंट दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो यूनिट है वो है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे एचडीआई कैसे है, क्या है, किसने तैयार किया, सारी चीजें, है ना। तो ये जो विभिन्न मापक होते हैं विकास के, ये चीजें आप पढ़ोगे। और फिर आप पढ़ोगे डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं, अब उसमें क्लासिकल हो गया, उसके बाद मार्क्स का हो गया, सुम्पिटा का हो गया, रोस्टोव का हो गया। आगे बढ़ोगे तो नक्स का जो सिद्धांत है उसको आप पढ़ोगे। फिर आगे बढ़ोगे मिरडाल का हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्लू पीस थ्योरी हो गई। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो असंतुलित विकास सिद्धांत हो गया। इस तरीके के जो भी थ्योरीज होते हैं वो सब कुछ पढ़ना है। तो जो चीजें आप यूजीसी नेट में पढ़े हो बस वही सब यहाँ पे भी पढ़ना है। तकनीकी का चयन भी कैसे करना, क्या उसके थ्योरीज हैं, वो चीजें आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखो नीति आयोग के बारे में भी अच्छे से समझदारी से दिमाग लगा के पढ़ना है। और बार बार बोल रहा हूं, कैसे पढ़ोगे, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे जैसे ग्रोथ के जो मॉडल हैं, ग्रोथ के मॉडल जैसे कि हेरेट डोमर का मॉडल हो गया, फिर न्यू क्लासिकल मॉडल आएंगे, सोलो के मॉडल हो गए। और बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी। अभी आप देखे होंगे हाल ही में जो एग्जाम कराए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसमें एक प्रवृत्ति देखने को मिली कि वो आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहे हैं। तो अगर ग्रोथ थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में पहले आया हुआ है जो आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं दिख रही है, फिर भी आप उन क्वेश्चंस को पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सिलेबस आपको सिर्फ देखने के लिए है, असली तैयारी तो आपको अपनी यूजीसी नेट के हिसाब से करनी होगी, है ना। अगला मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आप सबसे पहले ये भी देख लेना कि उसका पूरा हिस्ट्री क्या रहा है, टाइप्स ऑफ मनी भी देख लेना, है ना। फिर डिमांड फॉर मनी में जो थ्योरीज हैं जैसे फिशर का अप्रोच हो गया, कैम्ब्रिज अप्रोच हो गया, उसके बाद किन्सियन का हो गया, देन फ्रीडमैन का हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रीडमैन, अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बॉमेल का क्या अप्रोच है, टोबिन का क्या सिद्धांत है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सप्लाई ऑफ मनी में आ जाओ, कैसे आप मनी सप्लाई को निर्धारित करोगे, हाई पावर्ड मनी क्या है, मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मनी एंड बैंकिंग में आगे आप पढ़ोगे तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, उसके बाद फिर ये देखोगे कि इंडिया में जो है मनी मार्केट की क्या स्थिति है ना। आरबीआई को ढंग से पढ़ लेना भाई साहब, इन्फ्लेशन भी अच्छे से पढ़ना है, पूरे डिटेल में जाके पढ़ना। इन्होंने भले ही एक लाइन में लिख दिया इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे तो मौद्रिक नीति को आप ढंग से पढ़ोगे, क्या है, कैसे है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर आप देखोगे कि कॉमर्शियल बैंकिंग का क्या फंक्शन होता है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं, जैसे क्रेडिट क्रिएशन हो गया, क्रेडिट कंट्रोल हो गया, क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपकी अच्छी तैयारी होगी। और फिर से बोल दे रहा हूं, कहां से, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू से। आगे बढ़ो, पब्लिक फाइनेंस आपका यूनिट नंबर 6 है और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे पढ़ना है रोल ऑफ द गवर्नमेंट
इन एन इकोनॉमी। अब ये तो कहने की बात है, कुल मिला के आप यहाँ पे ये पढ़ोगे कि पब्लिक फाइनेंस में एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस अर्थशास्त्री ने इसकी बात किया, प्राइवेट गुड क्या है, पब्लिक गुड क्या है, मेरिट गुड क्या है, क्लब गुड क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, कहीं से भी बचना नहीं है ना। आगे बढ़ो, बजट को पूरा पढ़ना है, बजट की क्या परंपरा रही है, बजट का स्ट्रक्चर क्या है, बजट के घाटे कौन कौन से हैं, बजट के टाइप कौन कौन से हैं, जीरो बेस बजट से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, जेंडर बजटिंग से भी सवाल पूछा जाता है ना। और घाटों में राजकोषीय घाटा तो भाई सबको पता है कि अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको करंट से भी खुद को अपडेट रखना होता है। तो जब भी आपके परीक्षा से पहले जो लेटेस्ट वाला बजट आया रहे उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अपनी परीक्षा से पहले। आगे बढ़ेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी आपको पढ़नी है। पब्लिक रेवेन्यू में आ जाओ कि भाई सरकार की आमदनी कैसे होगी, कहां कहां से उसको पैसा मिलेगा, तो इसमें आपको पूरा टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना है। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगी, जो टैक्स रिलेटेड थ्योरीज हैं वो चीजें भी आपको पढ़नी होंगी, बिल्कुल डीप में जाके, डिटेल में जाके। फिर इसी में आपको मिलेगा पब्लिक डेट, है ना, लो क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है, इसमें कोई थ्योरी वगैरह है, वो चीजें। फिर राजकोषीय संघवाद जो होता है, फिस्कल फेडरलिज्म, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसी में आपको फाइनेंस कमीशन भी पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और लेटेस्ट भी पढ़ना है, जैसे कि 16 फाइनेंस कमीशन हो गया। राजकोषीय नीति को बढ़िया से पढ़ोगे भाई, इसके टूल्स कौन कौन से होंगे, इसका सरकार कैसे प्रयोग करेगी, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वो सारी चीज पढ़ोगे, ठीक है ना। फंक्शनल फाइनेंस जो है इसको आप पढ़ोगे, जिसको एपी लर्नन महोदय ने दिया था। तो ये चीजें आपको पब्लिक फाइनेंस में पढ़नी है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे चीजों को तो आपको पता चल जाएगी कि यूजीसी नेट में जो भी आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़े हो सारी चीज वही आपको यहाँ पे पढ़नी है। आ जाओ इंटरनेशनल ट्रेड पे आ जाते हैं। अब ट्रेड में देखो थ्योरीज आप स्टार्टिंग से शुरू करना, जैसे एडम स्मिथ वगैरह से लेकर के और आगे बढ़ते चले जाना। रिकार्डो को पढ़ना है, वर्लन को पढ़ना है, हेक्सर ओलिन को पढ़ना, ठीक है। इसी में फिर आपको व्यापार की शर्तें पढ़नी है। इसी में आगे आप बढ़ोगे तो ये देखोगे ना व्यापार से लाभ क्या होते हैं, कैसे हैं, क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बीओपी भी यहीं पे मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। तो बीओपी को ढंग से पढ़ोगे, बहुत डिटेल में जाके पढ़ोगे कि इसमें अगर असंतुलन हो रहा है तो कैसे उसको आप दूर करोगे। इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड जो मार्शल लर्नर अप्रोच है उसको आप पढ़ोगे, सिडनी एलेक्जेंडर का जो थ्योरी है उसको आप पढ़ोगे। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी आपको पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इसको भी आपको पढ़ना है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ये चीजें आपको पढ़नी है, जैसे कोटा हो गया, है ना, टैरिफ हो गया, डिवॉल्यूशन, सब कुछ पढ़ना, कुछ छोड़ना ही नहीं है। और इसी में आगे चलोगे तो डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब पढ़ लेना। इवन जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सब पढ़ लेना। और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से बहुत डीप में सवाल नहीं आएंगे, आप उनका बेसिक नॉलेज रखना और ये देखना कि यूजीसी में वहां से पीवाईक्यूज कैसे आए हैं। यूजीसी के सिलेबस को, यूजीसी के पीवाईक्यू को फॉलो करना। आगे बढ़ो, आगे है आपका यूनिट नंबर 8 में इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे इकोनॉमी की विशेषताओं को पढ़ना और फिर आपको फिर राष्ट्रीय आय पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ऊर्जा के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है ना। तो ऊर्जा के जो दो स्रोत होते हैं वो आप पढ़ लोगे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में आ जाओ। अब एग्रीकल्चर में आप ऐसे पढ़ना ना, स्टार्टिंग से लेके अब तक में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी नीतियां आई हैं, सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, लैंड रिफॉर्म हो गया, रूरल क्रेडिट हो गया, केसीसी वगैरह हो गया, एमएसपी हो गया, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं। पीडीएस को इसी में आप ले लेना, फूड सिक्योरिटी को ले लेना, सब कुछ। फिर आगे इसी यूनिट में आपको भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है ना। अब जैसे जनगणना हो रही है, इसके डाटा अगर जल्दी ही आ जाते हैं आपके एग्जाम से पहले तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से सवाल पूछेंगे वो। अदरवाइज जो पहले के डाटा हैं या जो भी इस तरीके के पीवाईक्यूज आपको मिले वहां से इसको करना। सेकेंड जो पार्ट है इकोनॉमी का, इसमें आपका फिर इंडस्ट्रियल है, पूरा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म देख लेना शुरू से। 1948 के औद्योगिक नीति से लेके 1991 का एलपीजी रिफॉर्म हो गया, और वर्तमान में भी अगर कुछ हुआ है तो एमएसएमई इंपॉर्टेंट है ही भाई, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं तो इसको भी ढंग से पढ़ लेना। विदेश व्यापार में आ जाओ, विदेशी व्यापार में। अब इसमें
जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं विदेशी व्यापार को लेकर के, ये सब चीजें आप पढ़ लेना। इंडियाज फॉरेन ट्रेड पढ़ लेना, ठीक है। डब्ल्यूटीओ को और डिटेल से पढ़ना कि भाई डब्ल्यूटीओ में जो समझौते वगैरह हो रहे हैं उससे इंडिया को कैसे और क्या लाभ मिल रहा है। एफडीआई को भी पढ़ना है ना। पॉवर्टी में आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गरीबी, गरीबी क्या है, कैसे है, कितने प्रकार की है, कौन कौन सी समितियां बनी हैं, किस समिति ने क्या सुझाव दिया, सब पढ़ जाना, कुछ छोड़ना ही नहीं, ठीक है। असमानता को कैसे आप मापोगे, है ना। पॉवर्टी मेजर्स कैसे आप करोगे, सब कुछ। अब इसी में देखो आपको एमपीआई पढ़ना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसी में आपको एचडीआई पढ़ना है, हालांकि एचडीआई आप उसमें भी पढ़े होगे ना, डेवलपमेंट वाले में। यहां तक हो गया। अब लास्ट में आ जाओ आप सांख्यिकी वाले यूनिट में। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य माध्यिका बहुलक, इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। विषमता आप पढ़ोगे, ठीक है। और फिर आप जो है कुर्टोसिस पढ़ोगे, है ना। ये चीजें हो गया। रेंज हो गया, प्रमाप विचलन, मानक विचलन, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। प्रायिकता को पढ़ना है, प्रायिकता को थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है, जहां पे आपको बाइनोमियल, है ना, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आप पढ़ लो। अब यहीं पे आपको सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस भी पढ़ना है, ये प्योर आपका स्टेट्स का ही टॉपिक है। फिर इसी में आप जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। टेस्टिंग का हाइपोथेसिस को आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर आप पढ़ोगे, टाइम सीरीज एनालिसिस आप पढ़ोगे, है ना। सैंपलिंग को पढ़ोगे, है ना। सैंपलिंग क्या है, सेंसस मेथड क्या है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या है ना। सैंपलिंग में एरर्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। हो गया सिलेबस डिस्कशन। अब समझो बात को। यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है उससे आप कंपेयर करना, इकोनोमेट्रिक्स को साइड कर देना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को साइड कर देना, डेमोग्राफी को साइड कर देना, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को साइड कर देना। बाकी जितनी चीजें बच रही हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, वो सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। और उन्हीं सिलेबस से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं यूजीसी नेट के, वही आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हैं तो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। फॉलो क्या करना पड़ेगा, यूजीसी का सिलेबस, यूजीसी के पीवाईक्यूज, और अपनी पढ़ाई में एआई का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है आजकल एआई को बहुत महत्व दे रहा है। जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो आपका टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सभी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए वो एआई बेस्ड थे। तो आप भी अपनी तैयारी जो करें उसमें एआई का भरपूर उपयोग करें और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो ये हो गया सिलेबस का डिस्कशन। अब एग्जाम का पैटर्न वगैरह मुझे लगता है जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम बताया जाएगा, फिर मैं भी आके आपसे चर्चा कर दूंगा कि भाई क्या पैटर्न है, कैसे है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही योग्य हैं, तो अभी से इस सिलेबस पे काम करना शुरू कर दीजिए। अभी आप कुछ ना करिए, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के पीवाईक्यू करिए जो इस सिलेबस से रिलेटेड हो। आगे जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता है सब कुछ तो लाइक करके जाना वीडियो को, अपने किसी जरूरतमंद दोस्त तक चाहो तो शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।